हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्लियर टॉक के एक और नए एपिसोड में। जो आज हमारे साथ मेहमान आए हैं, उनकी वीडियोस अगर आप देखते हैं तो आप उनको बखूबी जानते होंगे। अगर नहीं देखते तो आप वीडियो देखना शुरू करो उनकी, क्योंकि जब मैं उनकी वीडियोस देखता हूँ तो मुझे एक जज्बा मिलता है कुछ करने का, कुछ समझने का चीज़ों को अपनी लाइफ में कि मैं क्या कर सकता हूँ, आगे क्या करना चाहिए, 17 की उम्र में क्या करना चाहिए और 25 तक आप क्या कर सकते हो। तो जो हमारे साथ मेहमान हैं वो जो अब अपनी वीडियोस में अपनी बातें करते तो उनको देख के लिटरली मेरे गूज बम्स आ जाते हैं। और जो लोग आप भी अगर उनको देखते होगे तो आप भी उनको बखूबी जानते होगे, उनकी आवाज़ से आप वाकिफ़ होगे। तो आज बहुत सारी बातें करेंगे हम गर्मा गर्म कॉफ़ी के साथ, और बहुत सारी चीज़ें पूछेंगे उनसे, क्योंकि कुछ लोग उनकी वीडियोस में जाके नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं जो उनको पसंद नहीं करते, जिनको उनकी बातें पसंद नहीं आती। तो आज बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी जानकारी लेंगे कैसे कैसे उन्होंने शुरू किया, और वो जो कंट्रोवर्सीज़ वाली चीज़ें होती हैं, जो उनको नेगेटिव्स कमेंट आती हैं, उनको कैसे फेस करते हैं। तो बहुत सारी बातें करते हैं और मिलते हैं। हमारे साथ आज हैं दीपक वर्मा। जो काम 25 के बाद करने का होता है उसे तुम 17 से करने में लग जाते हो, और जो 17 पे करने का होता है उसका ख्याल तुम 26-27 में लाते हो। देखिए, मेरे रिश्ते सबसे अच्छे चलते हैं कब? जब मैं उत्तर वो देता हूँ जो वो सुनना चाहते हैं। देखिए, औरत वो प्राणी है जो मजबूत से मजबूत लोहे के पिलर को भी ना मोमबत्ती की तरह पिघला सकती है। देखिए, कहीं सुना था कि प्यार और पसंद में बस इतना सा फर्क होता है कि ये गुलाब का फूल है, आपको पसंद है तो आप उसे तोड़ के ले जाएंगे, और अगर आपको उससे प्यार है तो आप उसे वहीं लगा रहने देंगे। तो क्या हाल है दीपक भैया? बढ़िया समीर भाई, कैसे हैं? बहुत हेलो बढ़िया, दोस्तों। बहुत बढ़िया भैया। और तो दीपक भैया, कैसे कैसे आपने स्टार्ट किया, कैसे लगा आपको कि मुझे लोगों को मोटिवेट करना चाहिए? देखिए, ये बात है, जब वैसे तो मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ। जी एक एग्ज़ाम और होता है सीएपीएफ का। जी। उसमें मैंने एक डाटा वगैरह निकाला था, कुछ क्वेश्चन का मैंने टेलीग्राम पे डाला भी था। लोगों को अच्छा लगा, वो डाटा एकदम फैक्ट वाला था, क्योंकि वो किसी इंस्टीट्यूट का नहीं था, मेरा खुद का डाटा था, और वो सच निकला था। क्योंकि जो इतने क्वेश्चन आए थे वो मेरे डाटा से आए थे। फिर एक तरह से मैं, जैसे कि कुछ टीचर हैं पॉपुलर यूपीएससी के, जी बहुत ज़्यादा रील बनाते हैं, जी। उनकी बातें कुछ मुझे अच्छी लगती थी, तो वो बातें उठा के मैं अपने व्हाट्सएप पे लगाता था। अच्छा। फिर एक बात और भी है, ये लगाता था तो मुझे लगता था कि मैं कह सकता हूँ, ये मैं भी कह सकता हूँ। हाँ। दूसरा, मेरी जितनी भी महफिलें जमती थी, मतलब मैं पहले दोस्तों वगैरह के साथ गाँव में बैठता हूँ अपने, हाँ। तो समझाने की बात करता था हमेशा। अच्छा। उन्हें बातें बताता था, तो वो जो हम खा पी रहे होते थे वो रख के पहले बात सुनते थे। अच्छा। करीबन 2-2 घंटे हो जाते थे, ऑर्डर रखा रह जाता था, लेकिन वो बातें सुनते थे मेरी। तो मुझे लगता था कि यार हाँ, ये लोग सुन रहे हैं तो और भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो सुनना पसंद करें। सुनना पसंद करें। फिर मैंने एक रील डाली थी एक यूपीएससी के ऊपर। सबसे पहले जब यूपीएससी के ऊपर मैंने वो रील डाली थी कि जो लोग यूपीएससी के एस्पायरेंट से सवाल पूछते हैं कि तुम नहीं हुआ तो क्या करोगे, हाँ। तो मैंने उन्हें जवाब दिया था, एक जेन्युइन जवाब, कि भाई वो जो यूपीएससी कर रहा है ना, 5 साल दे रहा है, नहीं भी हुआ तो वो इतना समझदार हो जाता है कि दुनिया में बहुत कुछ कर सकता है। हाँ बिल्कुल। तो वो वायरल चली गई थी। अच्छा। तो उस समय शायद मेरे 35-40 हज़ार फॉलोवर एक रील से आए थे। अच्छा। वो मेरे ख्याल से 40 भी 50 भी कोई रील थी। बस फिर मैंने और बातें कहना शुरू करी, और बातें कहनी शुरू करी। फिर जो मुझे दिखता था, मतलब जो गलत हो रहा सोसाइटी में, वो मैं कहता था। अब लोग मुझे कहते हैं तुम गलत कहते हो, जैसे मैं सास बहू को कहता हूँ। अच्छा। मैं पर्सनली बता रहा हूँ तुम्हें बात है, अगर भगवान ना करे कभी ऐसा हो, मैं तो कहता हूँ ऐसा हो ही ना। अगर हो जाता है और गलती से कभी मैं सत्ता में आ जाता हूँ, तो मैं जब लिख के दे रहा हूँ, ये ऑन कैमरा बात कह रहा हूँ, तुम्हारे जितने भी माँ बाप सड़कों पे घूमते हैं, इनके लड़के और इनकी बहुओं को गर्म तवे पे बैठा दूंगा मैं। इतना खून खोल जाता है मेरा। तो ये मुझे दिखते थे। अभी मेरे पास सिर्फ आवाज़ है, मैं कह सकता हूँ, किसी को पकड़ के ज़बरदस्ती झगड़ नहीं सकता, पावर नहीं है। पावर नहीं है। तो मैं कहता हूँ ये उनकी जितनी ज़्यादा ज़िंदगी हो जी ले वो, लेकिन जिस दिन भी आया मैं तो इनके लिए काल बन जाऊँगा। ये सोचा हुआ है। हाँ, जितने भी माँ बाप सड़कों पे घूमते हैं, मैं जानता हूँ ये भी सासू की बहुत गलती होती है, हाँ। लेकिन तुम्हें ये भी तो समझना चाहिए ना कि भाई वो एक उम्र में आके इस तरह की बातें करेंगे। गलतियाँ तो उनके बच्चे भी करते थे। उन्होंने कौन सा बच्चों को घर से निकाला था जब बचपन में थे। आज माँ बाप कुछ गलती कर रहे हो तुम उन्हें घर से निकाल रहे हो। तो बस ये नेगेटिव कमेंट्स यही है कि जो बहुएं होती हैं, जो लोमड़ी जैसी वही करती हैं। तो मैं किसी से डरता थोड़ी ना, जिन्होंने वो काम किया हुआ है। किया हुआ है। भाई कोई भी बात है, आपके आज संबंध मेरे अच्छे हैं, मानिए आपने कोई गलती करी, मैंने आपसे कह दिया। मैंने कभी गलती करी, आपने निकाला थोड़ी था मुझे, लेकिन आप मैं निकाल दूँ तो गलत है ना। और माँ बाप तो यार भगवान का रूप होते हैं, तो नेगेटिव कोई नहीं करता। बस यही है, ये जो डाइन जैसी बहुएं होंगी, मैं सीरियसली बता रहा हूँ तुम्हें, और ये नालायक जो लड़के होंगे जो गुलाम होते हैं, खास करके बहुत कहते हैं कि भाई हम
माँ बाप हमारे आज औलाद लड़का कमाए ना तो माँ बाप भी घर से निकाल देते हैं। हाँ, तो तुम्हें रख के करेंगे क्या? सही बात है। तुम बैल हो, वो सांड हो जिससे कोई काम ही नहीं हो सकता, हाँ, तुम्हें करेंगे क्या? तुम्हें इसलिए पढ़ा है, तुम तो ऐसे पेड़ बन गए कुछ दे ही नहीं सकते उन्हें, और डुग्गा तोड़ के उनके सिर पे गिर रहे हो, मार रहे हो उन्हें तुम। तो भैया मैं तो कहता हूँ सबसे, वो कई बार कह चुका हूँ मैं कि मैं शांत हूँ तब तक शांत हूँ, जिस दिन पावर में आया तो तुम्हारे लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं हकीकत में कह रहा हूँ ये बात, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, शायद जिंदा भी ना रह पाओ तुम। समझ लो अभी। तो हाँ, मेरी तो सीधी बात है, लोग बुरी भी लगती है, अच्छी भी लगती है, जो जैसा इंसान है। मैं तो सच आदमी हूँ, सत्य बोलता हूँ मैं तो। अभी मैंने एक कंपनी लॉन्च की, आपको बताया था, पॉइंट जेनो स्टोर करके। हाँ जी, हाँ, पॉइंट के बारे में कुछ बताइए ज़रा यार। पॉइंट है मतलब पॉइंट जनरली एक स्टोर मैंने खोला है, एक मैं उसका ओनर हूँ, ठीक है। ठीक है। मैं कल को कंपनी चलती है, वो जेन्युइन प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ही हाई क्वालिटी के प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं। और प्रीमियम प्रोडक्ट होने के साथ ही वो जो लोकल कस्टमर है, मतलब जो बिल्कुल गरीब रेखा में आते हैं, उनके लिए एक सिल्वर पॉइंट, एक जो बेंगलोर पुणे की ऑडियंस है वो गोल्ड पॉइंट, ये 2 तरीके के स्टोर खोले हैं। अच्छा। अब क्या होता है, कोई कंपनी चल जाती है तो उसके स्टोर दिए जाते हैं रॉयल्टी फीस पर, हाँ, जैसे कि फ्रेंचाइजी करके। पर मैं अभी ही ग्राउंड लेवल पे, ऑफलाइन लेवल पे एक्सप्लोर करने के लिए फ्री में दे रहा हूँ। अच्छा, आप अपनी फ्रेंचाइजी ही फ्री में फ्री में दे रहा हूँ, मैं सब कुछ फ्री में दे रहा हूँ, 1 रुपये किसी से नहीं ले रहा। अच्छा। ठीक है, कल को चलेगी तो 20-30 लाख की रॉयल्टी, मैं कुछ नहीं ले रहा। लेकिन दे उन्हें रहा हूँ जो जेन्युइन लोग हैं। एक व्यक्ति था इंदौर का, उसके टांग का ना यहाँ से वो फ्रैक्चर वगैरह हो गया था, वो चल नहीं पा रहा था, उसे दिए मैंने उसे खुद कहा मैं कि तू इंदौर का टॉप एरिया लेना, जो सबसे ज़्यादा PIP हो, उसमें बेचना तू सामान। अच्छा। ठीक है। देहरादून की एक रोड है, राजपुरा रोड करके, शायद वो फेमस है, वो मैंने अपने लिए रखी थी क्योंकि वो रोड बहुत फेमस है। और मेरा प्लान था कि मैं वहाँ का स्टोर खुद के लिए रखूँगा और वहाँ मैं रहूँगा, क्योंकि बहुत प्यारा एरिया है। वो भी मैंने दे दिया था क्योंकि एक ऐसा जेन्युइन पर्सन आया था, तो आपने वो भी दे दिया? वो भी दे दिया था मैंने। अब मैंने अपने पास रखा है ऋषिकेश और काशीपुर, 3 भाई है ना हम। अच्छा। तो अपने मेरे पास ऋषिकेश है और एक के पास काशीपुर है, तो मैं भी उन्हीं में शामिल हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ओनर हूँ तो मेरे पास कोई स्टोर नहीं है, मैंने अपना रखा है। तो बस यही है पॉइंट, वो बेचता है, स्टोर देता है। और आपके पास एड्स आई थी कुछ? हाँ, एड्स आती हैं, बहुत आती हैं, अभी भी मेरे पास इंस्टाग्राम पे है। हाँ, तो बहुत आती आपने मना किया उन एड्स को? एड्स वही आती हैं कि मैं सबसे कहता हूँ, अभी भी सबसे कह रहा हूँ, तुम्हें जितने भी देखो, दुनिया भर की जो नॉलेज है वो इंटरनेट पे फ्री में अवेलेबल है। मैं अभी तुम्हें बता दूं तो मैंने कहीं से किसी भी ऐसी चीज़ से नॉलेज नहीं ली है, रियलिटी बता रहा हूँ मैं तुम्हें। हाँ। इंटरनेट से मैंने नॉलेज ली है सारी, एक एक चीज़ की नॉलेज। आप कोर्स खरीद लो 600 का, ले लिया तुमने, फिर आगे 400 में बेचो, क्या कर रहे हो तुम? हाँ। तुम्हें पता ही नहीं तुम कर क्या रहे हो। ऐसे कोर्स मैं बना देता हूँ, 4-6 पन्नों की PDF कैनवा से और iPace से, और कितने ऐसे हैं। ठीक है, अभी शायद मेरे 4-4.5 लाख दोस्त हैं मेरे, मैं बेच देता हूँ। 1000 कोर्स भी के मेरे पास 4-5 लाख रुपए आ गए। अबे तुम फ्री में ले सकते हो, मैं कहता हूँ लोगों को फ्री में ले सकते हो, कोई कुछ नहीं है। स्पॉन्सर मुझे आएगी, मैं कर दूंगा, क्या होगा उससे? लोगों का पैसा जाएगा। हाँ। कोर्स क्या, कुछ नहीं, आप बनाओ PDF। हाँ। आप मुझे क्या करें, मुझे तो पैसे मिल रहे हैं ना। हाँ। सबसे घटिया लोग दुनिया में वही हैं जो सब, मैं बता दूं तुम्हें, अभी भी जितने इंदिरा बिंद्रा के चल रहे हैं ना, ये कि भाई ये कोर्स बेचा था, संदीप मिश्र वाला मैटर चल रहा है, हाँ। हाँ। ये सिर्फ यही है। सबसे घटिया चीज़ जो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है। लोग इसे भरोसा कर लेते हैं। आज लोग मुझ पर भरोसा कर रहे हैं। मैंने क्या करा, किसी को प्रमोट कर दिया। मैं कहता हूँ मेरी वजह से एक भी आया ना, आया तो मेरी वजह से। मेरी गांव में बैठे हुए मैं कंपनी चला रहा हूँ, किसी दिल्ली के लड़के को क्या पता। हाँ। गया तो वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से ना। हाँ। जब यहाँ से गया तो जिम्मेदार कौन हुआ? आप। तो कभी भी कोई ऐसी मार्केटिंग तो बिल्कुल भी ना करता मैं कि जिसमें भैया तुम्हारा रिस्क हो। पैसे से रिलेटेड कोई भी ट्रेडिंग क्या आता है, ट्रेडिंग को मैं जुआ नहीं कहता, वो अच्छी नॉलेज होनी चाहिए उसके पीछे। सर्किल रेट देखो, पीछे पास्ट की कंपनी का तुम देखो, कहाँ से उठी है, कब गिर रही है। वो एक इन्वेस्टमेंट मानो तुम उसे, उसको गलत नहीं कहता मैं, लेकिन मैं करता भी नहीं हूँ, क्योंकि जिसकी मुझे नॉलेज नहीं वो काम नहीं करता मैं। बहुत आते 30,000 50,000, मैं डिनाई कर देता हूँ। बहुत बड़ी बात है। और एक बात अभी हमने नोटिस किया, आपने भी नोटिस की होगी, जैसे अभी कोई मेरे फॉलोवर्स हैं या जो भी हैं, किसी के फॉलोवर्स होते हैं 1 मिलियन 2 मिलियन, तो वो बोलते हैं कि 1 मिलियन फॉलोवर है मेरे, 2 मिलियन फॉलोवर है, लेकिन इन्होंने बात ही बातों में एक चीज़ बोली कि मेरे दोस्त है 4.5 लाख मेरे मैं तो दोस्त हैं। फॉलोवर मानता ही नहीं उन्हें। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये मैं तो सबसे कहता हूँ, हम्बल व्यक्ति की पहचान है ये। मैं सबसे कहता हूँ कि जितना भी ये फैन कल्चर है, ये सेलिब्रिटी कल्चर है, ये गधों की पहचान है। तुम अगर किसी व्यक्ति को देख के जा रहे हो फैन फैन फैन, तुम अपने आप को तुमने मिट्टी में मिला दिया है, तुम बिल्कुल बेकार हो चुके हो। किसी के आगे फैन वैन के चक्कर में ना पड़े, अपना तुम जेन्युइन रहो ना यार। तुम भी तो वही वजूद है, मेरे भी 2 हाथ पैर हैं। हाँ। फैन वैन कुछ नहीं होता, तुम लुट रहे हो, तुम खुद को बेच रहे हो, तुम
तुम ये समझो कि नाड़ा खोल रहे हो जी अपना। इतने गिर जाते हो तुम, किसी व्यक्ति को ऐसे जाते हो। हाँ, पसंद है कोई व्यक्ति, आप जेनुअनली मिलिए उससे। पागलपंती बहुत गलत है। मैंने देखे हैं वो वीडियो आती है, वो क्रिएटर घर के बाहर बैठे रहते हैं कि भाई वो मैं बैठा हूँ सुबह से और लोग मिलते भी नहीं। आज वो आया नहीं, आज वो मिला नहीं। तू गधे का बच्चा है इसलिए तू गया है। क्यों गया तू? अब तू इतना खाली है, मतलब तू ऐसा बन जाना कि वो आए तेरे पास। क्यों नहीं आ सकता? आप नॉर्मल रहो, क्या दिक्कत है? तो आपने जैसे बताया भी कि संदीप माहेश्वरी की जो कंट्रोवर्सी चल रही है, तो उन्होंने जो बिंद्रा है उस पर बहुत सारे एलिगेशन लगाए हैं। तो आपको क्या लगता है वो जेन्युइन देखो, है? मेरा और जो महेश्वरी है वो आपको जेन्युइन लगते हैं? देखिए, मैं रियलिटी बताता हूँ तुम्हें। मैंने वैसे तो मुझे पूरा नहीं पता इस बारे में, जितना मैं बता सकता हूँ। अगर ये बात सच है, अगर लगा रहा हूँ इसके पीछे कि बिंद्रा जी ने कोई कोर्स बेचा 25,000 का, भले उनकी मेहनत चाहे 1 दिन की हो, चाहे वो 20 साल की हो, वो जाने। अगर 25,000 रुपये का कोर्स बेचा, किसी ने लिया, ठीक है, उसने देखा, तो अगर वो लिया है प्रमोशन से, किसी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से, तो वो गलत है, क्योंकि ये प्रमोट कर रहे हैं। अभी वैसा केस चल रहा है, उस पर क्या होता है क्या नहीं है तो ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये है कि अगर ऐसा है कि भाई 25,000 का कोर्स लिया और ये कहा गया कि तुम आगे बेचो, तो ये गलत है। भाई कोई भी कॉलेज वाला ये नहीं कहता कि तुमने BA की डिग्री ली है तो तुम इसे आगे बेचो, या तुमने कोर्स की किताबें ली हैं तुम नहीं पढ़ ले आगे बेचो, ये एडमिशन तुम आगे बेचो, ये गलत है थोड़ा सा। और रही महेश्वरी जी की बात, तो देखो अगर तुम सही बात कह रहे हो, सही ज्ञान दे रहे हो, तो कौन गलत है? अब इसमें भी एक बड़ा फंडा है, जैसा कि एक लड़के की उसकी वीडियो वायरल हो रही थी कि दोस्तों आज दूसरा दिन है, मैंने वो पैसे कमा लिए, मेरे तो आ गए हैं, तुम भी करो। अच्छा, आई थी एक लड़का था वो जो खड़ा हुआ था उनकी मीटिंग में कि भाई मेरी एक वीडियो है, मेरी दूसरे दिन की वीडियो है उसकी, कि मैंने तो पैसे कमा लिए हैं कोर्स लेके, आप भी ये कोर्स खरीदो। अच्छा, अब लोग कह रहे हैं कि देखो इसने तो कमा लिए थे, ये तो माहेश्वरी जी ने पैसे लेके खड़ा करा है, जो भी कह रहे हैं। बात ये भी तो होती है ना, बहुत सारे लोग हैं ऐसे कि उसे समझाया जाता है। अगर मैं आपको कोर्स दे रहा हूँ तो मुझे समझाया जाएगा कि भाई तू ऐसा कहेगा तभी तेरे पास आएंगे, कि भाई देखो मुझे फायदा हो गया तभी तो बिकेगा। बिल्कुल। तो हो सकता है उसने अपनी मार्केटिंग के लिए करा हो। एक तरफ लालच है और अज्ञान के साथ लालच है कि उसे ज्ञान ही नहीं है वो कर क्या रहा है, फंस गया वो। भैया मैं तो साफ कहता हूँ किसी का कोर्स मत खरीदो। अब इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं जो तुम्हें इंस्टाग्राम कैसे चलाना है, कैसे ग्रो करना, यूट्यूब पे कैसे ग्रो करना, इसका कोई कोर्स नहीं हो सकता। सिंपली आप गूगल सर्च करें, यूट्यूब पे जाएं, सर्च करें, पढ़ें उसे, उसका एल्गोरिदम पढ़ें, और अच्छे से कर सकते हैं। बिल्कुल, हर चीज इंटरनेट पे है, हर चीज। ये तो भाई साहब दुनिया का सबसे भारी काम होता है भीख मांगना और दुनिया का सबसे हल्का काम होता है कंटेंट बनाना, अगर तुम में कुछ है तो। बाकी आप देख के किसी को कुछ करेंगे, आप भिखारी को देख के भीख मांगेंगे, आपसे कभी नहीं मांग सकते। नहीं मांग सकते, आपकी मजबूरी है और आप बिल्कुल ऐसे हो गए स्थिति में, आप खुल के भीख मांग सकते हैं। सही बात बता रहा हूँ मैं, तुम नहीं मांग सकते भीख, नहीं मांग सकते। लेकिन बिल्कुल अब नीचे गिर चुके हैं तो भीख अपना मांगनी पड़ जाएगी, जरूरत हो जाएगी। तो देख के ना करें, खुद को पहचाने। 2023 की सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरी यही थी कि मैंने खुद को पहचान लिया था कि मैं कौन हूँ, मैं चाहता क्या हूँ। बाकी लोग कह रहे हैं कि तूने 5 लाख फॉलोवर ले लिए थे और तूने कंपनी स्टार्ट कर दी, तेरे रिश्ते सबसे अच्छे हो गए थे। मैंने खुद को पहचान लिया था, बिल्कुल कुल मिला के मैंने खुद को जान लिया कि मैं कौन पहचाना मैंने। नहीं तो मैं भी भटक रहा था। आप यकीन मानना, मैंने 10th में इतना बेकार था पढ़ाई में। अच्छा, हमारे सबका, लेकिन आपकी वीडियोस देख के लगता नहीं है। वो लगता नहीं ना। जैसे मैं इंस्टाग्राम पे लाइव भी आया हूँ, यूट्यूब पे लाइव पड़ी है मेरी 2-2 घंटे की, लोग आए थे पूछने। तो हमारा सारा शिक्षकों का बैकग्राउंड है, सारे शिक्षक हैं हमारे घर में। 6 तक अपने ताऊ जी के स्कूल में पढ़ा था मैं, स्वर्गवास हो गया जी। तो 8 तक भी पढ़ा, बहुत अच्छा स्टूडेंट था मैं, पिताजी हमारे अध्यापक हैं। अब क्या होता है कि 9वीं क्लास से मैं गलत संगत में पड़ गया था लड़कों की। अच्छा, ठीक है, गलत संगत कहूँ या गलत संगत में स्कूल नहीं डाला था मैं तो ये कहूँ, वो सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल था। पिटाई इतनी कुछ सोचो मत तुम वहाँ पे। अच्छा, अरे बड़ा मारे। अब क्या करे, घर पे रुके तो पिताजी अध्यापक, स्कूल जाए तो वो अध्यापक, दोनों तरफ से पिटाई थी। अच्छा, बीच का रास्ता ये था कि बंक मारना शुरू करा। मैं सच बता रहा हूँ तुम्हें। अब भैया फिर क्या होता है कि बंक मारे, लड़कों के साथ संगति में नहीं। ठीक है, फिर 12th भी ऐसी गया। वो तो 10th की बात बता रहा हूँ। 10th में फिर हम 2nd डिवीजन से पास हो गए थे। अच्छा, पूरे गाँव को ये उम्मीद थी ये पास नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे ख्याल से 6 महीने में 6 बार से ज़्यादा नाम कटा था मेरा। अच्छा, और स्कूल में बहुत पिटाई भी हुई थी। फिर 11th आया, फिर 12th आया, फिर मैंने फॉर्म भरा, फिर दिमाग लगाया मतलब कैसे हो, तो मैंने 12th कर लिया था अपना। 12th के बाद फिर मैं यूरोप चला गया था, वो भी संगत में गया था। देखो फ्रॉड सबके साथ होते हैं।
हमारा ग्रुप जो है ना, यूरोप का क्या स्टोरी था, कैसे? यूरोप का ये था कि ऐसा था कि हम जहाँ रहते हैं ना वो थोड़ा एरिया अंडर डेवलप्ड है, मतलब वहाँ लोग थोड़े गरीब रहते हैं। अच्छा। उस समय थे, अब तो खैर पैसे वाले हैं सब। सबने ये अब्बा उड़ा रखी थी हमारे दिमाग में बच्चों के कि तेरे पापा पे बहुत ही पैसा है। ये हकीकत बता रहा हूँ मैं तुम्हें। अब जब हम पैसे वाले लोग हो गए हम तो फिर हमें अब पिताजी तो बताते नहीं ना, लोगों ने कह दिया बहुत पैसा बहुत पैसा, तो हम तो पैसे वाले लोगों में गिनने लगे। अब काम भी बड़े करेंगे फिर। अब वो चीज़ मुझे बुरी लगने लगी जो जो कोई और भी कर रहा है। मतलब अगर कोई भी आदमी, मानो आप ही हो, आप मेरे घर के पास रहते हो, आप पढ़ रहे हो इस स्कूल में, चाहे वो कितना महंगा है, मैं उसमें नहीं जाऊँगा, मुझे उससे भी ऊंचा चाहिए। अच्छा। ये एक अमीरी और गरीबी वाली रेखा मेरे जिंदगी में आ गई थी। अब दुनिया पढ़ रही थी इंडिया में, हमने कहा ऐसे कैसे पढ़ लेंगे। तो ये हकीकत बातें हैं, ये लोग माने ना। तो फिर मैंने एक आइल्स का पोस्टर वोस्टर देखा था और मेरे फिर पंजाबी दोस्त बन गए वहाँ पे। आइल्स मैंने किया, वो उसमें 5 बैंड आए थे मेरे, तो मतलब कि 5 बैंड वाला एक तरह से आप कहो, स्पीकिंग में 5.5 आए थे, 5 बैंड वाला एक तरह से फेल माना जाता है। अच्छा। क्योंकि हर कंट्री में जाने के लिए आपको 5.5-6 बैंड चाहिए होते हैं। अच्छा। तो क्या होता है, एक साइप्रस कंट्री थी, ये ग्रीस के पास साइप्रस है, वहाँ पे हमें मिल गया क्योंकि वहाँ आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी। हाँ। अब एक दोस्त था हमारा, फिर एक एजेंट था, तो कंट्री वो गलत थी। जिसने वीज़ा लगाया वो जानता था अच्छी तरह से कि भाई यहाँ के बच्चों का करियर ख़त्म है, लेकिन उसने पैसे के चक्कर में कि भाई कमीशन 2-2 लाख रुपए के बच्चे मिल रहे थे, मेरे ख्याल से 4-5 लाख का वीज़ा होता था, तो 2-3 लाख फीस, तो 2 लाख रुपए एक बच्चे बचते थे। उसने हमें बुला लिया, उससे तो कमीशन मिल गया। अब हमें भी कितना दुख नहीं हुआ, लोग उससे झगड़े लड़े कि भाई हमारा पैसा दे, हमें कोई दुख नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि हमारा तो सपना एक ही था। घर वालों ने पहले क्या क्या भेज दिया था कि मन लगा के पढ़ाई करना। तो अब वो हम जहाँ गए तो वो तो लोग सब सिख थे, वो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के सब जॉब पे जाएं, सुबह उठते ही वो जॉब पे निकल जाएं। और हमें क्या क्या कहा था कि भाई पढ़ाई करना। तो हम वहाँ पढ़े अपना। फिर मेरे ख्याल से नवंबर की बात है, पिताजी को हमारे कैंसर था। तो उनका ऑपरेशन वगैरह था, तो नवंबर में हम आ गए थे। फिर उनकी केयर वगैरह की। फिर हमने सोचा यार वहाँ तो कुछ है नहीं, टाइम ही ख़राब कर रहे हैं। मेरे ख्याल से लोग आलू बीनते थे वहाँ, होटलों में बर्तन साफ करते थे और दिन भर काम करना। इंडिया से यही होता है, विदेशों का हाल ही यही है। कोई राजा नहीं बनता हुआ, कोई विक्टोरिया नहीं आ रही उसे लेने, वो जाएगा। रियलिटी है ये, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। विदेश विदेश कहते रहते हैं सब, विदेशों से बुरा हाल कहीं नहीं है। जिसने इंडिया में सक्सेस पा ली वो स्वर्ग में है। हाँ, बहुत लोग कहते हैं कि हमें तो भाई आउट ऑफ कंट्री जाना, आउट ऑफ कंट्री जाना है। ये है कि जा किस पर्पज से रहे हो। बहुत ऐसे अच्छे लोग हैं जो जाते हैं भाई अच्छी यूनिवर्सिटी में, आप जाओ यहाँ से ग्रेजुएशन करो, वहाँ से मास्टर करके आओ तो अच्छा है। अब तुम जाए 12th करके 2nd डिवीजन पर रहे हो तो लेबर ही बनोगे, कोई डीएसपी थोड़ी बनोगे वहाँ। तो ये चीज़ें होती हैं। तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा वहाँ का? हाँ, विदेश का सही नहीं रहा, पर मुझे था हवाई जहाज में बैठना है। सीधी सी बात है। पापा पे पैसा है, पापा पे पैसा है, खर्च तो कराना है। तो लोगों ने वहाँ से कमा के घर भी भेजा, बल्कि मैंने तो घर से मंगाए थे। अच्छा। मैं वहाँ भी जाता था ना, जैसे एक बार चला गया था उनके साथ जॉब पे, तो वो कह रहे थे यार मुझे तो तुझ पे बड़ी हैरानी हो रही है, चल हम तो किसान के बेटे हैं, तू तो यार बता तू आया क्या करने हैं यहाँ पे। अच्छा। मैंने कहा पैसा है ना। तो छिलवानी जरूरी थी कि तुम लोगों ने तो बहम डाला है, पैसा है। लेकिन वो बहम हमारा टूट गया था। जब हमने पिताजी के बैंक, जब वीजा लगते हैं ना तो बैंक की स्टेटमेंट लगती है कि भाई तुम्हारे पास फंड है नहीं है। तो जब वीजा लगा तो स्टेटमेंट सब बता देती है, क्योंकि ज़्यादा पैसा तो हम तो फिर अंबानी बने हुए थे ना उस समय, तो 150 करोड़ तो होना चाहिए। तो वो स्टेटमेंट ने बता दी हमारी औकात क्या है, तो हम समझ गए थे। मैंने ठीक है कोई बात नहीं। फिर पिताजी वो उनकी किस्तें विस्तें चलती रहती हैं, मैं समझ गया कि हाँ जी वो इन्वेस्ट भी तो करते हैं ना, ठीक है। अब फिर कुछ नहीं, बाहर आ गए, वो वापस आ गए नवंबर में। फिर हमने सोचा यार यहाँ कुछ करना पड़ेगा। अब वहाँ जब था तो वहाँ लोग ना हमसे डरने लगे थे, साइप्रस की बता रहा हूँ तुम्हें। अच्छा। डरने मतलब कोई डॉन वॉन नहीं थे हम कि यार ये बहुत दिमाग का तेज शातिर बंदा है, इसके सामने कोई बात मत करो। फिर लोग वहाँ भी मुझसे कुछ सलाह लेना आने लगे थे। क्या वर्मा जी ये ऐसी सी बात है, ये बताओ इससे कैसे निकले, क्योंकि मैं सलाह बहुत अच्छी देता हूँ, मैं बहुत अच्छा एडवाइज़र हूँ। तो लोग मुझसे बहुत सलाह लेते हैं। अब फिर ये बात हमें लगी यार वाकई में हम सलाहकार तो अच्छे हैं, तो अपने लिए क्यों नहीं निकाल सकते। बिल्कुल। अब लोग कहते थे, अब देखो ऐसा नहीं है कोई पढ़ाई नहीं होता, जो पढ़ता नहीं है वही बेकार है पढ़ाई में। और ये हकीकत बात यह है कि 8वीं से ग्रेजुएशन हमने पढ़ाई नहीं करी थी, पढ़ाई में तो हम अच्छे थे। फिर हमने क्या करा, इंडिया से हमने कोई यार सबसे भारी चीज़ देखो दुनिया में क्या है, अब वही करनी है। अब हमने सर्च किया तो पता लगा कि भैया यूपीएससी सबसे भारी है। अच्छा।
तो हमने क्या करा, अच्छा तो हमने फ़ोन किया, एक काम करो कि जरा देखो जरा किस राज्य में ग्रेजुएशन के फॉर्म निकले हुए हैं, हमारा भरवाओ फटाफट। तो यूपी के निकले हुए थे, हमने फटाफट से बीए करवाओ, क्योंकि बीए चाहिए उसमें, सबसे नीचे का जो लेवल है वो बीए हो। बीए हमने वहाँ से किया, पेपर देने गए थे वहाँ पे हम। अब पढ़ लिख तो इतने लिए थे ग्रेजुएशन उसके यूपीएससी का, कौन सा पेपर ना हम हल कर सकें। अब उससे कहा था मैंने सबसे हल्के सब्जेक्ट लेना। एक दोस्त है मेरा, लवेश नाम है उसका। अच्छा। उस गधे ने क्या करा कि हिंदी साहित्य, हिंदी 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 भर दी उसके अंदर। अच्छा। अब मेरा था मीडियम इंग्लिश उसका, जो तुम्हारे यूपीएससी का, वो सबसे भारी पेपर बन गए ना मेरे लिए। तो भैया बीए के पहले जो साल होता है उसमें भी थर्ड डिवीजन आई, 35% आई। अब वो तो आनी थी, क्योंकि भाई मेरे लिए तो भारी बन गए ना, वो उसके लिए हल्के थे वो। इंग्लिश मीडियम था। हाँ, अब वो हिंदी मैंने पढ़ा नहीं था, हिस्ट्री ज्योग्राफी हमारे सब्जेक्ट हैं, बस ये होता है। फिर तो पास तो ही हो गए बीए में, तो हो ही जाने थे। फिर पढ़ना शुरू करा। हमारे पिताजी हमें देख के चौंकना कि भाई ये हो क्या रहा है, ये चक्कर क्या है। अब मैं कैसे कहूँ उनसे। मैं बताया भैया ये बनना है मुझे। कह रहे यार तू भगवान कुछ मत बन, तू ग्रेजुएशन कर ले एक बार, तू कुछ मत बन है। मैं ठीक है, ग्रेजुएशन चली रही थी साथ साथ। अब भैया यूपीएससी का हमारा मेरे ख्याल से 2019 में हमने शुरू करा था। तो हम जो ना करंट अफेयर पढ़ते हैं डेली, तो 3 साल का ग्रेजुएशन होता है, 3 साल अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो क्या होता है कि कोरोना आ जाता है। कोरोना की खबर हमें पड़ गई थी सितंबर में ही। अच्छा। इंडिया में लेट आया था कोरोना। हम करंट अफेयर पढ़ते हैं ना, तो उसमें न्यूज़ आती है वर्ल्ड की। तो चाइना में जब कोरोना आया था हमें पता लग गया था, हमने कह भी दी थी मैं कि चाइना में शटडाउन होने शुरू हो गए हैं और वर्ल्ड की एडवाइजरी आई है कोरोना आ सकता है। इत्तेफाक से दिसंबर में कोरोना आ जाता है इंडिया। बहुत अच्छा साल गया भगवान की दया से मेरा, वो 2020 का साल जो गया था, क्योंकि मैं तो स्टूडेंट हूँ, पढ़ने वाला, घर से रोटी मिली रही थी। सही बात है, कोई कमाने बाहर नहीं जा रहा था। जो मुझे भाई तो पैसों की तंगी है, बहुत पैसा है। तो भैया पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा साल गया था मेरा। 2020 पढ़ाई करी, 2021 भी पढ़ाई करी। फिर मैं पुणे शिफ्ट हुआ था, और फिर अब उसके बाद पेपर भी दिया था CAPF का मैंने। फिर वैकेंसी उन्होंने कम कर दी, पहले 200 निकाली, फिर कम ले आए, तो शायद इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था उसमें। क्योंकि पेपर ईजी है CAPF का, CSE का हार्ड है, उसमें ज़्यादा पेपर होते हैं ना मेंस के उसमें 9 पेपर होते हैं, इसमें 1 ही होता था। अच्छा। तो अब बस अब ये 2022 आ गया है, तो एक मेरे अंदर बहुत आग है, मतलब मुझे स्टार्टअप बिजनेस, मैं यकीन से बता रहा हूँ कि मेरे पास 1 लाख रुपए हैं तो मैं ना ही तो मोटरसाइकिल लाऊंगा जैसा होता लोगों को, ना ही मैं गोवा जाऊंगा। मैं कुछ ना कुछ बिजनेस में इन्वेस्ट कर दूंगा, चाहे वो डूब जाए। और मैंने अभी तक कम से कम रिस्क लेना है। हाँ, बड़ा तगड़ा रिस्क ले लेता हूँ मैं जिंदगी में, बहुत तगड़े। यहाँ भी रिस्की है, आया हूँ अकेला, बिल्कुल फरीदाबाद पहली जगह, तो मैं रिस्क लेना बहुत मजा आता है मुझे, मैं डरता नहीं हूँ। खैर, तो क्या होता है कि बहुत मैंने बिजनेस बंद करे थे। मैंने दूध का निकाला था स्टार्टअप, काफ़ी पैसा लगा दिया था उसमें। अच्छा। किसानों ने वो मना कर दिया था, किसान मांग रहे थे डेली की पेमेंट, और मेरा बजट था हफ्ते की पेमेंट, क्योंकि मुझे मार्केट से हफ्ते में मिल रही थी। अच्छा। और करीबन डेली के 4 लाख रुपए चाहिए थे उसमें। मेरा कस्टमर बेस अच्छा बन गया था। अच्छा। ऑफलाइन में सोसाइटी वगैरह मिल्क का, डेली फ्रेश मिल्क का था, फिलहाल वो बंद करना पड़ा। अच्छा। तो फिर मैं दिमाग लगाया, तो पता नहीं ये होता क्या है, शायद भगवान नहीं चाहता, जब भी मेरा UPSC का पेपर आता है उससे 2 महीने पहले या 3 महीने पहले मैं किसी और चीज़ में फंस जाता हूँ। अभी ये CAPF का पेपर था 2022 का, उससे पहले ही मार्च में ये सोशल मीडिया बढ़ गया था मेरी ज़िंदगी में, बड़ा ध्यान देना पड़ रहा था इस पर, लोगों को पढ़ाना उस पर। अब ये स्टार्टअप किया तो मैंने पहले ही कर दिया, नवंबर दिसंबर में स्टार्टअप कर दिया ये वाला। हाँ, चलता रहे। अब मार्च तक अपने हाथ में रख रहा हूँ इसे, फिर थोड़ा अपने अपना संभाल लेंगे लोग, सबके पास स्टोर है, एक ऑटोमेटिक पे कंपनी डाल दूंगा, मैं अपना पढ़ लूँगा। तो अब ये आपके पास आए हैं, पढ़ाई भी करनी है। तभी तो मेरे पास लोग कहते हैं कि तुम कंटेंट अपना यूट्यूब पे क्यों नहीं डालते या फेसबुक पे डालते, हमसे वो डाउनलोड नहीं हो रही है वीडियो, मैं डालूँ कहाँ से। मेरे पास समय नहीं है, समय की सबसे बड़ी दिक्कत है, बात ये है बस। तो जो आपने बताया कि आपने जब वो एक पेपर जो आया था, आपने क्वेश्चंस दिए थे कि 10 क्वेश्चन इसमें आएंगे। CAPF का, हाँ, CAPF 2 साल का मैंने निकाला था, तो उसमें से वो एक्यूरेट 10 क्वेश्चन आए। हाँ, पूरे क्वेश्चन आए थे। तो इस बात पर आपके पास कुछ कॉल मैसेजेस आए थे किसी के? मैं बताता हूँ, मैंने लोगों को बताया भी है कि क्वेश्चन वो कहते थे ना तुम कहाँ से निकाल रहे हो, कोई इंस्टीट्यूट से ले रहे हो क्या। मैंने तुम्हें बताया है कि इस तरह से निकालो ना तुम भी। मतलब मैंने मछली नहीं दी उन्हें, मछली पकड़ना सिखाया कि तुम ये कांटा लो, इस तरह से तुम पकड़ो। तो बहुत इंस्टीट्यूट थे, यूट्यूब पे भी थे और ऑफलाइन के थे कि तुम नहीं, ये डाटा गलत है। तो अभी कहा है ये तुमने, ये अभी पेपर पास हुआ है ना, तो तुमने ये अपने डाटा में ऐड कर दिया है। मैंने कहा जो डाटा मैं आज दे रहा हूँ तुम्हें, ये पिछले 3 महीने से वीडियो पड़ी हुई है, आप चेक कर लीजिए। अब वीडियो तुम पास डेट में तो डाल नहीं सकते ना, कॉपी पे तो लिख सकते हो। तो ये चीज़ें होती हैं।
तब सोशल मीडिया चल रहा है बस थोड़ा सा, और पढ़ाई चल रही है, और अपना जो कंपनी लॉन्च करी उस पर ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है। पहली वीडियो कौन सी वायरल हुई थी आपकी? यूपीएससी वाली। वही हाँ, सबसे पहली वीडियो वायरल थी, उस पर मेरे ख्याल से मिलियन में गए थे और 35,000 के समथिंग फॉलोवर आए थे। जब मेरे 60 फॉलोवर थे तो लोग बहुत मैसेज करते थे मुझे, ज्ञानी बाबा तुम हो क्या चक्कर ये, तुम्हें कौन सा धोखा मिला है? अब मुझे धोखा वोखे नहीं मिलते, मैं तो सही बात कहता हूँ। अब भाई माँ बाप सड़कों पे घूम रहे हैं तो ये कौन धोखा देगा मुझे कोई धोखा नहीं देगा। एक आपने जो वीडियो बनाई थी 17 से 25 उम्र वाली, हाँ, वो वीडियो क्या थी? उस पर मैंने आपके देखो काफ़ी ही आपके जो लाइक्स फॉलो और आपकी वीडियो वायरल थी वो, तो उसको क्या मतलब क्या देखिए दिमाग में ऐसी आया इस तरह की वीडियो मैंने वैसे बहुत कही हैं, ये लाइनें मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि तुम सबसे कहता हूँ मैं, देखो मैंने ना पूरी ज़िंदगी फेस कर ली है, अभी तक की बता रहा हूँ तुम्हें, 25-26 की। लोग मुझे कहते हैं तो अपनी उम्र से 10 साल आगे जीता है, हाँ, तुम 35-40 में जी रहा है, तो है 25 का 35-40 में जीता है। दरअसल मेरी संगत ही वैसी रही है, ठीक है। तो मैं सबसे कहता हूँ ये बात कि 17 से उम्र होती है ना, ये तुम्हारी करियर बनाने की होती है। 22-23 तक आप बेस्ट वाला करियर बनाओ। लोग कहते हैं बेरोजगारी है, ये है वो है, दुनिया भर के चोचले हैं, सही बता रहा हूँ मैं तुमने 17 से क्या करा था 25 तक कि 25 के बाद तुम्हें नौकरी मिल जाए, एक ऐसा बता दो। कितने अब मुझसे बहुत इस वीडियो पे बहुत गलत कमेंट आएंगे आपके पॉडकास्ट में कि हमें IIM करके बैठे हैं, हम ये करके बीटेक करके बैठे हैं, हमें बता, तुम्हें उसका एक शब्द नहीं आता होगा। देखो कंपनी मेरी भी है ना, मैंने जो जॉब निकाली है अपनी अकाउंटेंट की, मुझे ज़रूरत है एक अकाउंटेंट की, मुझे अकाउंटेंट डिग्री होल्डर की ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत है उसकी जो लैपटॉप पे मेरे बटन दबा सके। तो ये चीज़ होनी चाहिए ना तुम्हारे पास कि तुम कंपनी तुम्हें जॉब पे रख सके, ठीक है ना। खाली उससे क्या, तो मैं सबसे कहता हूँ 17 से जो उम्र होती है तुम्हारी ये 25 तक की, अपने आप को इतना बेस्ट वर्जन बता दो, इतना बेस्ट बना लो कि तुम्हें जॉब इस दुनिया का सबसे घटिया काम है मांगना। किसी से नौकरी मांग रहे हो तुम, सोचो मतलब एक गुलामी तो हुई है नहीं। सोचो अगर मेरे शब्द बुरे लग रहे हो तो ध्यान से सोचो, आप एक अपना चला रहे इंस्टीट्यूट, आपका स्टार्टअप है, आपके पास एक जॉब मांगने बंदा आया है, क्या कमी होगी उसके पास? या तो उसके पैसे नहीं होंगे तभी जॉब मांगने आया, या स्किल की कमी होगी। लेकिन मैं लिख के कह सकता हूँ वो आपसे कम दिमाग वाला है। आपने स्टूडियो बनाया है पूरा, आपके पास ज़्यादा दिमाग है। ज़्यादा दिमाग के वाले काम होते हैं वो स्टार्टअप करने होते हैं, वो बिजनेस करना होता है, सभी जॉब मांगेंगे। तो मैं तो कहता हूँ 17 से 25 तक अपना बेस्ट वर्जन बनाओ, किसी पे डिपेंड ही ना रहो, इतने मजबूत बन जाओ कि तुम्हें किसी के सामने झुकने की ज़रूरत ही ना पड़े। खुद करो कुछ, खुद का कुछ करो। लाइफ है भगवान ने दी है। तो दीपक भाई, जैसे अभी कुछ लोग अच्छा फेम मिल जाता है जिन लोगों को, पहले वो बहुत ज्ञान की बातें करते हैं, ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लगेगा कि मैं आप पे आ रहा हूँ। तो पहले लोग ज्ञान की बातें करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, फिर वही बंदे आकर गैम्बलिंग की ऐड कर रहे हैं। देखिए भाई साहब, और लोगों को बोल रहे हैं कि ये बहुत अच्छी है, मतलब इन्वेस्ट करो यहाँ पे, ये करो। तो आप उस चीज़ को कैसे फेस करते हैं और कैसे समझते हैं कि उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए बात सीधी सी है, ये जो पैसा है ना, ये मुर्दे को जिंदा करा सकता है, इतनी ताकत है इसमें। और रही बात गैम्बलिंग के ऐड की, मैं कहता हूँ कि मैं किसी को गलत नहीं कह रहा भाई, उनका व्यक्तित्व है वो बेच रहे हैं, वो अपना विश्वास तोड़ के बेच रहे हैं, या उनका शौक है। अब मैं कहूँ कोई लड़का डांस कर रहा है, उसने गैम्बलिंग का लगा दिया, ये फॉलोवर्स जो है जस्ट एक मार्केटिंग का जरिया है। जैसे कि मेरा परिवार है 4-5 लोगों का, मानो मैंने कह दिया भाई बोतल वाला पानी मत पिया करो, आप घड़े का पानी पिया करो। अब ये बात 4-5 लोगों तक पहुंच गई, उन्हें मेरी बातें अच्छी लगती थी, मुझ पर विश्वास करते थे, तो उन्होंने क्या करा, घड़ा खरीद लिया, ठीक है ना। सेम उस तरह से मैंने कह दिया गेम को, तो उन्होंने गेम खरीद लिया, गेम खेलना शुरू कर दिया, कोई प्लान ले लिया, कोई कोर्स ले लिया, आपके भरोसे पर। पर सबसे बड़ी बात, मैं सबसे गलत, सबसे गधा इंसान उसे मानता हूँ जो ये कर रहा है। अरे उसमें इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए भाई। तुम अगर समझदार पढ़े लिखे हो ना, तो तुम पहले उस पर स्टडी करोगे। अगर मैंने तुम्हें कहा है घड़े का पानी पियो, तो आप उसे सोचो तो सही, पहले खुद की बुद्धि का तो इस्तेमाल करो। भाई कोई बेच रहा है, खुद को बेच रहा है, विश्वास बेच रहा है, खुद गेमलिंग कर रहा है, बड़ा स्टार है, फेस 2 है, तुम छोड़ो सबको, तुम खुद की बुद्धि में तो ज्ञान लाओ। बिल्कुल। आपने कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाई है, आपने कहा कि भाई दीपक जी ये कॉफ़ी ले लीजिए, मैं ठीक है, मैंने ले लिया। आपने कहा कि हाँ जी कप बढ़िया है, अच्छा है, मैंने आपके भरोसे पे ले लिया। मैं भले कोई और कप में पीता हूँ, अगर मुझे इतना वो है तो मैं स्टडी तो कर लूँ पहले कि कॉफ़ी क्या है। आपके कहने पे कॉफ़ी थोड़ी पी लूँगा, मुझे पता तो होना चाहिए कॉफ़ी में है क्या, कॉफ़ी करती क्या है। आदमी खुद बेवकूफ़ बनता है, बेवकूफ़ बनाने वाला कोई नहीं होता, ठीक है ना। जितने भी पॉलिटिशियंस हैं और भी जितनी बातें चलती हैं, कोई भी गुरु है, किसी की बात मान लेना, किसी की बात को अंधे तरीके से फॉलो कर लेना, मतलब खुद में ज्ञान की कमी है,
कोई भी ले लो तुम। ओशो की आपने बातें सुनी है आपने? ओशो को फॉलो करता हूँ, मेरे इंस्टाग्राम आईडी देखना तुम। तो क्या क्या राय रखते हो आप उनके बारे में? देखिए ओशो जी की बातें पूरी तरह से मैं ये भी नहीं कह सकता जी सारी बातें सही हैं, और ये भी नहीं कह सकता सारी बातें गलत हैं। लोग मुझे कमेंट करते हैं ओशो को सेकंड वर्जन कहते हैं मुझे। अच्छा। कुछ कहते हैं ओशो के औलाद है। अच्छा। तो बात ये है कि मेरा कहना ये है, आप जो अपने व्यक्तित्व में, आप दो तरह से सही रहो बस दुनिया में। आप बादशाह हो इस दुनिया के, एक तो कानूनी तरीके से और दूसरा सामाजिक तरीके से। जो भी तुम कर रहे हो, जो भी काम तुम कर रहे हो, वो तुम उस देश की टेरिटरी में जो कानून है उसके खिलाफ ना हो, दायरे में हो। ठीक है। दूसरा, जिस समाज के लिए तुम कर रहे हो, जिस समाज में बैठ के कर रहे हो, उस समाज के लोगों के लिए गलत ना हो। समझे? अगर मैं कोई भी ऐसा काम कर रहा हूँ, कोई भी ऐसा घंटा जो कानून की निगाह में सही है, समाज की निगाह में सही है, तो मुझे फिर क्या दिक्कत है? फिर तो मेरी व्यक्तिगत लाइफ है। बिल्कुल। भाई मुझे शौक है मैं सींग लगा के घर में घूमूं, मैं सींग लगा के अपने घर में घूमूं। कानून के दायरे में है, तुम कुछ भी कर सकते हो, आपको आज़ादी है, कुछ भी करो अपने व्यक्तिगत जीवन में, किसी को तकलीफ ना हो। समाज को इससे क्या तकलीफ होगी? समाज का क्या जा रहा है? समाज का क्या मतलब? वो चार बातें तो बना देगा, उसे तो टॉपिक मिल रहा है, उसका टाइम पास हो रहा है। समाज का भला कर रहे हो तुम, बेरोजगार होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। समाज और कानून की निगाह से अच्छा होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा मानना ये, किसी को अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। तुम खुद गधे हो, तुम्हें खुद में ज्ञान नहीं है अगर तुम ये कर रहे हो तो। और सबसे बड़ी यही गलती है जितनी बेरोजगारी भारत में। 12th के बाद इंसान ये पूछ रहा है दूसरों से कि मुझे करियर में क्या करना है। इसका मतलब ना ही तो उसने खुद को जाना है, ना ही उसने जितने करियर ऑप्शंस होते हैं बच्चों के पास उसको जाना है। यही है ना। तो तुम किसी भी, भाई पतंग उड़ाना तुम किससे सीख रहे हो? भैंस चराने वाले से। तो वो तो यही कहेगा कि डंडे से पतंग को मारो, पतंग उड़ जाएगी, और तुमने यही कर दिया। पहले तुम खुद से पूछो कि तुम क्या करना चाहते हो, इस दुनिया में क्या है। मेरा व्यक्तित्व है बहुत शांत, मैं बहुत साधारण सिंपल आदमी। मुझे तुम ये कुर्सी पे मत बैठाओ, जमीन पे बैठ जाऊंगा मैं। ठीक। मुझे अपने घर पे दावत में तुम सोने की कुर्सी पे नहीं, जमीन पे बैठाओ, लेकिन बात तमीज से करो। मैं खुश हूँ। तो मेरा व्यक्तित्व है शांत, साधारण, सज्जन व्यक्ति वाला व्यक्ति। मुझे तुम कहो कि भाई ये चोरी डकैती वाला काम कर ले, मुझे तुम कहो कि भाई कोई बदमाशी वाला काम कर ले, मुझसे नहीं होगा। नहीं होगा। तो ये खुद को तो पहचाना है। अगर मैं करियर ऑप्शन कोई, मैं पैसे के पीछे, सबसे बड़ी गलती तो ये गधे भागते हैं पैसे के पीछे, कि भाई पैसे के पीछे भाग रहे हैं। पैसा जिस काम में है, अक्सर यही कहते हैं भाई पैसा। किसी को यूट्यूब करते हुए देखा, यूट्यूब बनना, मुझे पैसा कमाना है। हर किसी के बस की बात नहीं है नकल करना भी। नकल के लिए भी अकल चाहिए और चालाकी चाहिए। किसी के पीछे ना भागे, व्यक्ति अपना देखे कि भाई मैं क्या हूँ, उसके हिसाब से अपना करियर ऑप्शन चूज करे। और 12th के बाद भी यही हो रहा है। लोगों से पूछा, किसी की बात मान ली, किसी का ये कर लिया और वही चूज कर लिया। बेरोजगार बैठे, अब क्या होगा? खुद का नहीं है। अब बेरोजगार बैठे हैं तो क्या होगा? किसी की तो सुननी पड़ेगी अब। समझ रहे हैं आप? तो जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, गुरु हैं, कोई भी कहता है, किसी की बात पे पूरी तरह विश्वास ना करें, बातों को सुने और समझें, ठीक है ना। जैसे अब जिनका नाम लिया था आपने, ओशो जी का, लोग उनकी एक ही बात पकड़ते हैं, और इनकी तो ना कंट्रोवर्सी चलती है ब्रह्मचार्य को लेके और ओशो जी की बातों को लेके। अब वीडियो चल रही, खुल के क्या बताऊं उस बात का मैं शब्द, लेकिन मैं कह रहा हूँ ब्रह्मचार्य का अपोजिट वही होता है। वो कहते हैं कि अच्छी बात है, ये कहते हैं कि ब्रह्मचार्य वाले गलत बात है। आप सबसे कह रहा हूँ मैं, खुद अपने जीवन में करके देखो। 1 महीने आप ब्रह्मचारी रहो, 1 महीने आप ओशो जी को मान के देखो, दबा के करो जो करना है, अगर कर सकते हो तो। है तुम्हारे पास सुविधा ऐसी तो, है ना। तुम्हें जिसमें बेनिफिट मिल रहा है तुम वो करो। कानूनी और सामाजिक दायरे में होना चाहिए, तो तुम सही हो। मैं यही तो कह रहा हूँ ना तुमसे। भाई तुम क्यों मान रहे हो कि भाई ओशो जी ने कह दिया मैं तो जो मर्जी करूंगा, पागल हो जाऊंगा मैं तो। तुम मर जाओगे, जिंदा भी नहीं रहोगे तो लिखवा लो मुझसे। रियलिटी बता रहा हूँ तुम्हें। ओशो नहीं बन जाओगे उनकी बातें मानने से। ऐसे ही जो ब्रह्मचारी कह रहे हैं, ठीक है, तुम्हें लगता है तुम्हारे शरीर में ताकत आ रही है, एनर्जी आ रही है, तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, भाई तुम इंसान हो, तुम्हारा जन्म हुआ है विकास करने के लिए पृथ्वी की। सीरियसली बता रहा हूँ। ये आपने पृथ्वी को थोड़ा दूर रखो और देखो ये क्या लड़ रहे हैं चींटियों की तरह, कि मुझे टैक्सी नहीं मिल रही, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे घर लेना है, मुझे पैसा कमाना है। भाई साहब, अभी मेरे मित्र का एक स्वर्गवास हुआ पीछे, कोई कमी नहीं है पैसे की उन पे। पिताजी उनके कोतवाल हैं, काफ़ी जाट आदमी, काफ़ी ज़मीन जायदाद, बेचारे का एक्सीडेंट वो ख़त्म हो गया। दुनिया भाग रही है पैसे के पीछे, जीवन खो दिया। भागते भागते जीवन खो देता है इंसान। होता क्या इंसान पे? सब कुछ दूर रख के जीवन को देखे और ये देखे कि मैं इस समाज में आया हूँ, उस समाज का क्या भला कर सकता हूँ, इस समाज को मैं क्या दे के जा सकता हूँ, दे के चला जाए अपना। यही जिंदगी है। 30 से 40 साल हैं,
तुम माँ बाप के लिए गाड़ी लेनी है, माँ बाप के लिए घर लेना है, माँ बाप को जरूरत नहीं पड़ी कुछ की। उन्होंने बेटा बचपन से अभी तक जीवन काटा है, वो छप्पर में रहने की आदत है। वो तो चाहते थे कि तुम्हें गद्दे पे सुलाएं, तुम उनको सुलाने के पीछे मत भागो। तुम अपना दूर का नजरिया रखो और अपना स्वार्थ हटा के ये देखो कि मुझे ऐसा क्या करना है जिंदगी में कि मैं समाज को दे सकूं। जब तक तुम किसी के भी एक कट्टर फॉलोवर रहोगे, कह रहा हूँ फॉलोवर कह रहा हूँ, किसी को फॉलो करते रहोगे, किसी कोई भी ले लो, आपका कोई व्यक्तित्व भी नहीं है, आप उनके व्यक्तित्व पे जी रहे हैं, आपकी खुद की पहचान है। सही है ना? तो ये चीज़ें होती हैं। मैं तो कहता हूँ किसी को मत मानो, दोनों का कंपैरिजन निकालो और अपने अनुसार जियो। वो बहुत कहते हैं जिम करो खूब, एक तरफ कहते हैं योगा करो। मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है ये मैं जानता हूँ। हाँ बिल्कुल, है ना? आपकी बॉडी नीड क्या है, अपनी बॉडी नीड क्या है मुझे पता है कि मेरा पर्सनली भाई मैं शरीर से ज़्यादा दिमाग को मजबूत करने में विश्वास रखता हूँ। हाँ मेरा दिमाग मजबूत है तो शरीर ताकत वाले तो 4-5 रख लूँगा मैं। बिल्कुल। और जिंदा रहना तो शरीर की एक्टिविटी भी ज़रूरी है। तो हाँ ठीक है भाई, दिमाग मजबूत होना चाहिए, थोड़ा बहुत शरीर का भी होना चाहिए, कंपैरिजन निकालना पड़ता है। हाँ तो ये मेरा कहना है कि कभी किसी को पूरी तरह से फॉलो ना करें। ये रियलिटी बात बता रहा हूँ मैं आपको। भले किसी को बुरी लगे, आपको कमेंट कर दें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे भी कह रहा हूँ सीरियसली, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पास इतना समय नहीं है कि ये सब पढ़ूंगा मैं। मेरा काम है सिर्फ तुम्हें थोड़ा सा सही रास्ता दिखाना, तुम्हारी आंखों से पर्दा हटे। और अभी हूँ सही हूँ तो मैं तुम्हें बता भी रहा हूँ, है ना? तो दीपक वर्मा की एक पर्सनैलिटी ये वाली है कि बहुत प्यारी, बहुत समझदारी की बातें करते हैं। और एक अगर हम लव लाइफ पे आएँ, अगर हम लव लाइफ के बारे में बात करें तो कैसी रही है आपकी लव लाइफ? देखिए मैं तुम्हें बेसिक से बताता हूँ। वही अपनी बंक वाली क्लास पर जाता हूँ कि भैया जब स्कूल में थे हम बंक मारते थे। जब बंक आप मारते हैं तो आपके संबंध बनते हैं बहुत खतरनाक लोगों से। हाँ जब आपके संबंध बहुत खतरनाक लोगों से बनते हैं तो वो उम्र में बड़े होते हैं। बदमाशी कौन करता है? शरीर से हट्टा कट्टा, उम्र में मजबूत। तो मेरे जो पहले से ही दोस्त रहे हैं, ये 9th-10th से, वो मेरी उम्र से 5 साल 10 साल बड़े रहे। तो अधिकतर मैं अपनी रील में चिट्टे खोलता हूँ, उनकी खोलता हूँ। तो वो मुझे सलाह ही ऐसी देते थे कि मुझे उन्होंने एक पत्थर का दिल बना दिया था। अच्छा। क्योंकि वो तो थे पत्थर के। भाई 25-27 साल के लड़के का मतलब है कि उसे प्यार होगा ही नहीं। वो बन चुका है एक यूज एंड थ्रो वाला मामला। उसके बाद में 4-5 लड़कियां रही हैं ना, तो वो सबको ऐसे ही लेता है कि भाई हाँ जी हाँ जी। उन्होंने वही मुझे बना दिया था, सीरियसली बता रहा हूँ। तो अब पत्थर तो पहले ही बन गया, मैं कुछ करा भी नहीं मैंने अभी तक। तो ये है कि हाँ लड़कियां मेरी लाइफ में बहुत रही हैं, मैं बहुत पॉपुलर भी रहा हूँ अपने शहर में इस वजह से। हालांकि इतनी नहीं रही जितने मुझे पॉपुलर कर रखा था। तो रही हैं, लेकिन वो प्यार भी करती थी। पर मैं बहुत प्रैक्टिकल बंदा, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल हूँ। ठीक है, इमोशन नाम की चीज़ नहीं है मेरे अंदर, ये दुनिया कहती है। पर इमोशन मेरे जेन्युइन चीज़ों के लिए आते हैं। भाई कोई गरीब बैठा है, माँ बाप घूम रहे हैं, या पिता है, मेरी फैमिली है, उनके लिए इमोशन आते हैं मुझे। अब तुम अपने कमरे में बैठ के फ़ोन लगा रही हो और मुझे ये सब पसंद नहीं है। जो भी है प्रैक्टिकल चल रहा है, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करता हूँ। तो अपना रही अपनी 10th में, 11th में, 12th में, फिर अपना यूरोप में, उसके बाद फिर इंडिया में। तो अब मैं देश विदेश काफ़ी सारी व्यवस्था, देखो व्यवस्था पूरी रही है भाई साहब। प्यार हुआ कभी? लड़कियों की नहीं, प्यार नहीं हुआ आज तक, कभी नहीं हुआ आज तक। अब मुझे जो अभी जो मैंने लड़की देख रखी है अपनी शादी के लिए। अच्छा, अब शादी सीधा शादी होगी। शादी क्या है ना कि देखो वो भी मैंने वादा कर दिया शादी का, और मुझे 2023 से पहले मैंने वादा कर दिया था। अच्छा। अब मैंने एक बात बताई थी आपको कि मैंने खुद को ही 23 में जाना है कि मैं कौन हूँ। तो वादा कर दिया शादी का, और मैं अपनी जवान का बहुत पक्का हूँ कि मैं जवान से नहीं परख सकता अपनी। तो वादा कर दिया तो मुझे निभाना पड़ेगा। तो मैंने, अगर बाई चांस ऐसा होता कि भगवान की निगाह टेढ़ी होती है या वो खुद मना कर देती हैं, तो मैं कभी जीवन में शादी नहीं करूँगा। अच्छा। हाँ, लेकिन अब कह दिया है तो मुझे शादी करनी है। फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन। मतलब शादी मुझे कोई मिल नहीं पा रहा कि शादी किस वजह से करूं मैं। कि भाई ये कारण है शादी करने का, मैं शादी करूं। शादी तो अब मैं कह दूंगा तो शादीशुदा को बुरी लग जाएगी, लेकिन मैं अपनी पर्सनैलिटी बता रहा हूँ। मैं जैसे खुद को देखता हूँ, मैं हमेशा व्यक्तित्व लेके चलता हूँ अपना। मेरे आगे ना पीछे कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। भले परिवार है नहीं है, वो सब ठीक है, वैसा वो अपना जिंदा है, सब कर लेंगे। मुझे क्या करना है ज़िंदगी में डिसाइड मैं करूँगा। और मुझे मानो मुझे समाज सेवक बनना है, कुछ करना है, तो मुझे कोई भी रोके, कोई भी टोके बिल्कुल पसंद नहीं है। आप यकीन मानना, मेरे रिश्तेदार, मेरे परिवार वाले, यहाँ तक कि वो खुद जिन्हें मैंने शादी का वादा करा है, वो सिर्फ इस वजह से दुखी हैं कि मैं केवल उनका नहीं सोचता। मेरा सगा कोई नहीं है, ना पराया कौन है।
गांव, समाज और मेरा घर, ये सारे एक ही लेवल पे देखता हूँ मैं, सबको एक लेवल पे। बिल्कुल। मेरे पिता ने अगर गलत किया है और मैं एक उस डिस्ट्रिक्ट की अथॉरिटी हूँ तो सज़ा दिलाने से मैं उन्हें भी नहीं छोड़ूंगा। और ये कोई गांव का व्यक्ति है, इसने किया है तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। मेरे लिए सब बराबर है। मैं किसी से कोई ऐसी कोई वो नहीं है कि ये मेरा अपना है, ये पराया। अब ये दिक्कत, ये जो पराये लोग हैं, जो समाज पराया कहता है, वो तो खुश हैं कि भाई ये अपना मानता है हमें, लेकिन अपने इस दुखी में है कि ये हमें उतना अपना नहीं मानता। तो मैं सबको अपनी निगाह से देखता हूँ। हाँ। अब अगर मुझे शादी का पता कर दिया है, ठीक है, अब हो गया फाइनल कि हाँ भैया मैं उनसे ही करूँगा। वो करती हैं तो उसके बाद मैं किसी से नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे वो उस लाइन में नहीं जाना। करियर ऑप्शन भी आप यकीन मानना मैंने यही रखा है कि एंड टाइम पे अपना उत्तराखंड से है, हाँ। हरिद्वार जाके अपना साधु बनना है, एक छोटा सा घर लेना है, अच्छा। उसमें भाई साहब खटिया होनी चाहिए, हाँ। और अपना रहने के लिए मतलब बढ़िया घर होगा ठीक ठाक सा, जिसमें रहें और अपना अकेले जीवन निकालना है। तो जब वीडियोस वायरल होने लगी, लोग कुछ लोग घर भी आने लगे, तो फैमिली का रिएक्शन कैसा था? क्या है ना कि हमारे पिताजी इंस्टाग्राम नहीं चलाते, अच्छा। अब वो यूट्यूब चलाते हैं वो। हाँ। तो यूट्यूब पे तो कभी कभी देख लेते थे, हम्म। तो बस ठीक है, वो क्या क्या करता रहा है ये। ठीक है, अब इंस्टाग्राम वो चलाते नहीं, लेकिन इंस्टाग्राम पे जो बातें होती हैं वो गांव वाले लोगों ने बता देते होंगे, अब हमें नहीं पता। इंस्टाग्राम में कहा भी तक वीडियो कहाँ है तेरी, लोग क्या मैं तो बड़ी अच्छी बातें करता, कौन सी बातें कर रहा है, तेरी बातें हमारे तो समझ से ऊपर जाती हैं। अच्छा। अब मैंने एक बार करा भी था, फिर वो कुछ लड़कियां डांस वांस करती हैं ना कपड़े वगैरह उतार के, तो मुझे लगा पिताजी के फ़ोन में सही नहीं है। मम्मी मुझसे झगड़े कि भैया तूने क्या व्यवस्था दे दी है कि तेरे पिताजी तो फोन में लगे रहते हैं। वैसे हमारे पिताजी है नहीं ऐसे, मैं कह रहा हूँ। अब फिर भी सामने चीजें आ जाती है। मुझे एक डांट है कि वो क्या गंदी गंदी चीजें दिखा रहा है, क्योंकि इंस्टाग्राम बहुत गंदा हो अब चुका है। हाँ, बहुत गंदा हो चुका है। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ खाली एक अच्छी बातें हों बुजुर्गों के लिए। ये अच्छा स्टार्टअप है, मैं तुम्हें भी दे रहा हूँ। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म अगर बना दिया जाए जब केवल बुजुर्ग बातें हों, मतलब एक समझदार व्यक्ति की अच्छी बातें हों, तो बहुत चलेगा। जैसे एक इंस्टाग्राम एक अलग बन जाए, जो माँ बापों के लिए हो, किसी के लिए हो। तो ये आप ही करो ना, आपने सोचा है तो आप कुछ करो यार ऐसा। ये क्या है कि मैं इतना, मुझे इस फील्ड का ज्ञान होता है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है ये, इसमें होता तो मैं कोडिंग करके बना भी देता। बना भी। अब ये यकीन मानना, मैंने जो पॉइंट की वेबसाइट बनाई है ये भी खुद बनाई है, और वो भी शॉपिफाई से, यूट्यूब से देख देख के, वेबसाइट से पढ़ पढ़ के। और लोग कह रहे हैं काफ़ी अच्छी वेबसाइट बनाई है, कुछ तो कह रहे हैं कोडिंग की है ये, लेकिन मैंने खुद बनाई है। मैं अपने अधिकतर काम खुद ही करता हूँ, किसी नहीं कर पाता। अभी जैसे आपने बताया कि पॉइंट आपने चालू किया है, ये तो आपने अभी चालू कर लिया, चल भी रहा है, और हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपका काम बहुत चले। लेकिन इसके बाद फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और क्या क्या करना है? मैं अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ पॉइंट का फ्यूचर क्या है, उसके बाद अपना क्या है। हाँ। पॉइंट बना दिया मैंने, पॉइंट के लोगों ने स्टॉल लिए हैं, करीबन 500 से ऊपर स्टॉल चले गए हमारे। ठीक है, कुछ पेड हैं, कुछ जीरो कॉस्ट पे हैं। पॉइंट कंपनी मेरी है, अकेले की है। मेरा तो प्लान पॉइंट को लेके ये है कि हम 3 भाई हैं, 33 33 33 तीनों को दे दूंगा मैं। ठीक है, अच्छा। मैं 33 भी नहीं रखता, मैं तो 5 रखता। पर क्या है कि शादी हो जाती है तो भाई वो भी मेरी जिम्मेदारी है एक उन्हें संभालना। तो 33 33 33 उन तीनों को दे दूंगा मैं, और मैं तो अकेला साधु रहूंगा। सच बता रहा हूँ, मैं जो पत्नी होंगी हमारी उनके नाम ही कर दूंगा 33 भी। ये तो पॉइंट के लिए हो गया। हाँ, उसके बाद अपना बस पॉइंट से इनकम आते रहेगा अपना। और ये पढ़ के थोड़ा सा एक टैग मैंने ले लिया है कि भाई यूपीएससी करना है। अब तमाम लोगों की आशाएं हैं कि भैया यूपीएससी तो ये करेगा ही करेगा। अच्छा। तो मैंने बता भी रखा है कि यूपीएससी करना कोई मेरे लिए वो नहीं था कि भाई मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है। मैंने बताया था कि यूपीएससी मैंने चूज कैसे किया था, सब बता दिया था। ठीक है, तो देने के बाद मैं रिजाइन भी कर दूंगा, क्या ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। चाहे मैं आईएएस बनूँ, आईपीएस बनूँ, आईएफएस बनूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना पावर चाहिए ना पैसा चाहिए। मैं यकीन से बता रहा हूँ, मुझे सिर्फ 2 रोटी वाला इंसान हूँ मैं। आप कह भी रहे थे खाने में क्या मन, मेरा कुछ नहीं है। मेरा तो तुम सादा सा सादा खिला दो, सादे के सादे तरीके से रख लो। तो दीपक भाई, अगले जैसे 2024 में हमारे इलेक्शन आने वाले हैं, और अभी से राजनीति शुरू है। 2 पार्टियां हैं जो हमारे देश में जो टॉप फेसेस दिखती हैं हमें। तो आप क्या मानते हो इलेक्शन को लेके, राजनीति को लेके आपकी क्या राय है? देखिए, मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि वो नेता ही किया जो खुद खड़ा हो, जनता खड़ा करे। हाँ। बाकी राजनीति से तो मैं परे हूँ। अच्छा। ना इनकी तो मैं कोई पोस्ट ही नहीं देखता, ना कुछ देखा। अच्छा। मीडिया में भी क्या देखोगे। एक वो आजकल कुछ किसी कोई टॉपिक मिल जाए उसको पकड़ लेंगे। हाँ। मणिपुर वाला कांड हुआ था। हाँ। उसमें मैंने बहुत रील बनाई थी। अच्छा। सबके खिलाफ गया था। लोगों ने कहा भी था कि तेरा बंद करवा देंगे। अच्छा। तो मैंने कोई फर्क ही नहीं पड़ता, डरा के या मुझे पैसों से बिकने वाले में से मैं नहीं हूँ। रही राजनीति की बात, चुनाव आ रहा है, हकीकत बताऊँ तो मैंने आज तक कभी वोट नहीं डाला।
अब वो परिस्थिति ऐसी बनी है कि मैं देश में मौजूद नहीं था उस समय जब वोट किए हुए थे। अच्छा। कभी बाहर था, कभी कहीं था। तो अब आ रहा वोट डालेंगे। अब 2014 की बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें, क्योंकि मैं 16 में यूरोप चला गया था। अच्छा। 2014 से पहले हमें कुछ भी नहीं पता था, सच बता रहे हैं हम तुम्हें। सोशल मीडिया तो अब जाना है, क्या होता है क्या, यूट्यूब तक का भगवान कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने यूट्यूब नहीं देखा था आज तक क्या होता है। उस समय एक कैरेक्टर है एक बीबी की बाई जी। अच्छा। हाँ। उनकी लोग उस समय 2-4 बातें करने लगे थे, तुम वो देखते हो क्या? मैं कहा मुझे पता ही नहीं कहाँ देखा जाता है। हाँ। ठीक है, तो लेकिन हाँ ये है कि भाई बीजेपी ने बहुत काम किया है। मैं आप मानो मोदी ना जी को आप कैसा नेता मानते हैं? बढ़िया है, उसमें गलत क्या है, बेहतरीन है, शानदार है। अगर नेता की नज़र से देखें तो बेहतरीन राजा है भाई। देखिए मैं कहता हूँ कि कितनी पॉलिटिकल पार्टी हैं और कितने इंसान है दुनिया में। हम अपने नज़रिए से किसी में कोई गलती निकालेंगे तो वो तो गलती निकलेगी निकलेगी। चांद को लोग खूबसूरत कहते हैं, अगर मैं दाग ढूंढने निकलूंगा तो उसमें भी दाग निकलेगा। एक जो देश की सरकार है उसका काम क्या होता है? देश को बढ़ावा देना ना, देश की जनता का ख्याल रखना, देश का ख्याल रखना, सड़कें बनाना, हॉस्पिटल बनाना, ये सब किसके लिए? जनता के लिए। भाई वो हो रहा है। मैं अपने नज़रिए से बता रहा हूँ। देखो किसी को बुरा भी लग सकता है कि भाई ये सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू। अभी मैं कोई वीडियो बना दूं बीजेपी में, बिक गया, सीधा सवाल आता है, बिक गया, बीजेपी का भक्त, अंधभक्त, ऐसे कहने लगते हैं लोग मुझे। तो वो ही अंधभक्त, उन्हें पता ही नहीं कुछ चीज़ का। ठीक है ना? तो मेरा तो सीधा सा है कि भाई जिसने काम किया है मैं उसे वोट दूंगा। ठीक है जी। पहले तो मैं न जानता था, हमारे तो स्कूल में पढ़ाए जा रहे थे, मास्टर जी मारे करे डंडे कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, तो हम किसी और का नाम ले दे रहे थे। तो 2014 से अगर बात करें पहले की, तो हमें तो पता ही नहीं था क्या होता है किसी चीज़ का नहीं। तो भैया हमारा तो सही है कि हाँ राजनीति सही है, जो आ रहा है इलेक्शन में हम तो कहें इससे बेस्ट पार्टी बनो ना। क्या हो रहा है कि भाई 2-3 पार्टी का है एक समूह बन गया मेरे ख्याल से, इंडिया करके कुछ। ये सब लोग एक दूसरे के खिलाफ क्यों जा रहे हैं? खिलाफ जा रहे हैं ना, उसको एक को रोकने के लिए इतने सारे हाल है। मैं कहता हूँ कि उससे बेस्ट बनिए। जनता बेस्ट मांग रही है, जनता नेता मांग रही है, जीजा नहीं। ठीक है ना? आप अब देखिए ना, एक ये 2 लोग हैं, एक को गिरा के खड़े हो रहे हैं, रह तो आप उसी लेवल पे रहे हैं ना। हाथी से अगर 2 हाथी हैं, हाथी को लड़ के मत गिराओ, तुम हाथी से ऊंचे बनो ना, जनता तुम्हें दिखेगी। लेकिन लड़ाई है तो मैं तो क्या है, जो भी जनता इसे वोट डाले, मैं तो कहूँगा भी काम देख के वोट करना चाहिए। तुम्हें जिसका लगे, जिसको जिस सरकार ने जिस काम किया है आप उसे वोट दीजिए। तो हमने दीपक भाई की पर्सनल लाइफ से लेके राजनीतिक लाइफ तक जो भी वो सोचते हैं, जो भी उनको समझ आता है, हमने सब कुछ सुना, आपने भी सुना। तो मैं भी इनमें से कुछ बातें अपने ऊपर रखना चाहूँगा, इनको चीज़ों को समझ के आगे चलना चाहूँगा। तो आप भी अगर कुछ बातें जो आपको पसंद आई हों, उन बातों को अगर फॉलो करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर अपनी राय लिखें कि आपको क्या पसंद आया दीपक भाई की बातों में, और ज़रूर हमें बताएं। मैं सारी कमेंट्स पढ़ूंगा आपकी, और बस ऐसे ही प्यार बनाए रखो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अंधे मत बनो, ज्ञानवर्धक बनो, बिकने लायक नहीं खरीदने लायक बनो। Clear talks, 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 clear talks.